क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हमारे आसपास दो प्रकार के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है चेंज अकर्स अराउंड अस। सबसे पहला चेंज होता है फिजिकल चेंज और एक दूसरा चेंज है जिसका नाम है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, यानी जहां पर भी आपको फिजिकल चेंज देखने को मिलेगा वो कैसा होगा बेटा, रिवर्सिबल होगा, वो प्रोसेस रिवर्स हो सकती है। दूसरा आप देखेंगे तो फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है एवापोरेशन ऑफ वाटर। वाटर का जब एवापोरेशन होता है यानी जब वाटर को हम लोग हीट करते हैं तो जब वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो ये कैसा चेंज होता है, एक फिजिकल चेंज है। इस चेंज को हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं और ये चेंज जो है वो रिवर्सिबल होता है। देखिए आप यहाँ पर H2O लिक्विड स्टेट में है, इसको जब आप हीट करोगे तो ये एवापोरेट होगा और ये H2O गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब हम कंडेंस करेंगे यानी वेपर्स को जब हम कंडेंस करेंगे तो ये फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एवापोरेशन ऑफ वाटर है ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज बेटा इरिवर्सिबल होता है, यानी अगर एक बार कोई चीज बन जाती है तो दोबारा से आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चेंज कैसा होगा बेटा, इरिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, यानी जहां भी केमिकल चेंज होगा वहां पर एक नया पदार्थ आपको मिलेगा, न्यू सब्सटेंस मिलेगा। जैसे एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी दूध का दही में बदलना। दूध जब दही में बदलता है आप देखेंगे मिल्क से कर्ड बन रहा है तो कर्ड एक न्यू सब्सटेंस है, आप कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते। मिल्क से कर्ड बनाने के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और इस बैक्टीरिया के अंदर एक खास एंजाइम प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलाई एंजाइम। करेक्ट, चलिए दिस इज ऑल अबाउट चेंजेस अकर्स अराउंड अस। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, यानी हमारे आसपास कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल चेंजेस होते हैं उनके एग्जांपल्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो हमको अक्सर देखने को मिल जाता है। जैसे हमारे घरों की छतों पर कई बार लोहे के छोटे छोटे पीस पड़े रहते हैं और जब हम उनको देखने जाते हैं 2-4-10 दिन बाद तो उनके ऊपर आप देखोगे एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। ये जो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होती है बेटा इसी को हम लोग रस्ट। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन की मैं बात करूं तो आयरन में जो जंग लगती है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। नमी की प्रेजेंस में आयरन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तब रस्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे होता है, इसको हम लोग एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सब लोग बड़े ध्यान से समझना, आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है और वो भी किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर यानी नमी की प्रेजेंस में। देखिए रिएक्शन होकर के आपको जो कंपाउंड मिलता है रेडिश ब्राउन कलर का जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं वो ये है Fe2O3.X अब इसको बैलेंस कैसे करें, देखिए ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है बेटा, अभी इसको हमें बैलेंस करना है तो हम लोग यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करने से आयरन के कितने आइटम्स हो गए, 4, तो यहाँ आयरन का 1 आइटम है, इसको भी बैलेंस करने के लिए हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हो गए, 6, तो ऑक्सीजन के 6 आइटम्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट, अब यहाँ पे आप देखोगे ये 2 इस X H2O के लिए भी हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखिए H2O है तो यहाँ पे हम लोग 2x का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है और यहाँ पर जो एक नया कंपाउंड बन रहा है इसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होती है, रेडिश ब्राउन लेयर, और इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं रस्ट यानी जंग। ये वो जंग नहीं है लड़ने वाली, ये रस्ट है जो किसी आयरन की मेटल के ऊपर लगती है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं
कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी दूध का दही में बदलना। तो दूध का दही में बदलना भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहां पर भी आप देखेंगे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और वो नया सब्सटेंस है कर्ड। देखिए यहां पे होता क्या है कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट होगा। किसकी प्रेजेंस में? यहां पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर एक खास एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज आल्सो ए केमिकल चेंज। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। यहां पर आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, एक नया सब्सटेंस देखने को मिलेगा, और ये रिएक्शन जो है या फिर ये जो चेंज है एक तरीके से इरिवर्सिबल चेंज है, यानी मिल्क से आप कर्ड बना सकते हो लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकना। खाना को जब आप पकाते हैं तो वहां पर भी केमिकल चेंज होता है जब जाके खाना पकता है। जैसे आप मार्केट में गए और मार्केट से हरी सब्जियां लेके आए, और हरी सब्जियों को आप काटोगे, काटने के बाद उसको आप पकाओगे, पकाने के बाद आप दोबारा से हरी सब्जियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से कैसा है बेटा, एक इरिवर्सिबल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड भी बेटा एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। यहां पर भी आप देखोगे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे फूड का पकना। अब इसमें होगा क्या कि मार्केट से आप हरी सब्जियां लेके आते हैं, उनको काट करके आप सब्जी बनाते हैं। सब्जी जब बन जाती है उसके बाद दोबारा से आप हरी सब्जियों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक प्रकार का कैसा चेंज है बेटा, इरिवर्सिबल चेंज है। तो मैंने बताया था कि जहां पर भी आपको इरिवर्सिबल चेंज देखने को मिले आप उसको एक केमिकल चेंज बोलेंगे। तो यहां पर भी आप देखेंगे कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है, करेक्ट। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। इसका नाम है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? तो फर्मेंटेशन को मैं यहां बताने वाला हूं। फर्मेंटेशन देखिए, फर्मेंटेशन का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो फर्मेंटेशन एक प्रकार से एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, करेक्ट। यहां पे होता क्या है कि अंगूरों को हम लोग सड़ा करके एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। फर्मेंटेशन को अगर हिंदी में बताया जाए तो अंगूरों को सड़ाना, एक तरीके से जब अंगूरों को सड़ा दिया जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। दूसरे वर्ड में अगर देखें तो दूसरे शब्दों में इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। अब ये फर्मेंटेशन होता कहां है? जहां पर लार्ज स्केल पर एल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में एल्कोहल बनाया जाएगा वहां पर फर्मेंटेशन किया जाता है, जैसे शराब की फैक्ट्रियां। तो इसमें होगा क्या, देखिए आप, इसमें हम लोग ये जो ग्रेप्स होते हैं, जितने भी फ्रूट होते हैं, सभी के अंदर एक इंपॉर्टेंट शुगर होती है, इसका नाम है फ्रक्टोज। क्या नाम होता है बेटा? फ्रक्टोज, जिसको हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं। तो कोई सी भी शुगर हो, किसी भी शुगर से आप एल्कोहल बना सकते हो। अब आपने कोई फ्रूट लिया है तो उसके अंदर होगा फ्रक्टोज, आप ग्लूकोज भी ले सकते हो, इसकी जगह आप शुगर केन का भी इस्तेमाल करते हैं बहुत से लोग शराब बनाने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में यहाँ अंगूरों को सड़ाया जा रहा है, तो ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन होगा, देखिए ग्रेप्स, और इनका हम फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन यानी इनको जब सड़ाएंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा? एल्कोहल मिलता है, एल्कोहल। देखिए, तो एल्कोहल एक न्यू सब्सटेंस है और ये जो प्रोसेस है एक तरीके से इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जहां पर भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। आप देखेंगे ग्रेप्स से आप एल्कोहल बना सकते हैं पर एल्कोहल से वापस ग्रेप्स नहीं बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस एल्कोहल भी बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे, करेक्ट। तो देखिए ग्रेप्स के अंदर हम सभी जानते हैं जैसे फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज, ठीक है, और इस फ्रक्टोज को हम लोग कहते हैं फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जिसको हम लोग हिंदी में श्वसन भी कहते हैं। जैसे हम लोग हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन लेते हैं और इससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखिए रेस्पिरेशन भी हम लोग जानते हैं, रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन
और एक होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों ही प्रोसेस के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी बेटा, वो एनर्जी किसके फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में। अब इसमें होता क्या है उस चीज को समझते हैं। देखिए इसमें, इसको मैं यहां बता रहा हूं, रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे मैं यहां ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखता हूं C6H12O6 + 6O2 और ये कन्वर्ट होगा 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये हमको एटीपी की फॉर्म में मिलती है। देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे आपको CO2 और वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं, साथ में एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में। तो ये भी एक आपको नए सब्सटेंस मिल रहे हैं यहाँ पर, और ये रिएक्शन भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना बेटा। तो इसको भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? इसको भी हम लोग एक केमिकल चेंज कंसीडर करेंगे। तो आपने यहाँ पर टोटल 5 एग्जांपल्स मैंने बताए हैं आपको, जो हमारी डेली लाइफ में हमको अक्सर देखने को मिल जाते हैं, जिनमें केमिकल चेंज होता है। तो जहां पर भी आपको केमिकल चेंज मिलेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती है। करेक्ट? चलिए अच्छा दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी 1.1। इसमें हम लोग सबसे पहले मैग्नीशियम का लेवल लेंगे, जिसकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होगी। देखिए मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। इसको हम लोग यहाँ एक रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके से है, सभी लोग ध्यान से देखें। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, सभी को याद रखने के लिए मैं बता देता हूं। करीना कारनामे हाइड्रोजन फरारी संत प्रभु हैं, कौन होगी आगे आंटी प्लेटिनम। ये लास्ट एलिमेंट है, इसको हम लोग एडिटिव याद करेंगे, इसका नाम है प्लेटिनम। देखिए ये तो ट्रिक है। कलीना कार मांगे अल्टोजेन फरारी संत प्रभु हैं, कौन होगी आगे आंटी प्लेटिनम। वैसे तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को अगले चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ते हैं। फिलहाल मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव। देखिए आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है इसमें पोटेशियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है प्लेटिनम। करेक्ट? इसके ओरिजिनल नाम भी आप लोग याद रखेंगे, K4 पोटेशियम, Na4 सोडियम, Cl4 कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Sn टिन होता है, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड लास्ट प्लेटिनम। देखिए इस फिल्म में आप देखोगे तो मैग्नीशियम चौथा एलिमेंट है। चौथा एलिमेंट का मतलब है कि इसकी रिएक्टिविटी काफी अच्छी है। तो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो O2 और CO2 गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड और कार्बोनेट्स की लेयर बना लेता है।
किसकी बेटा? ऑक्साइड्स और कार्बोनेट की। किसके साथ रिएक्शन करके? O2 और CO2 की। ये O2 और CO2 कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर में। देखिए जैसे ये लेयर बना लेंगे ऑक्साइड्स और कार्बोनेट की, तो फिर इसको आप नहीं जला सकते। अगर इसको आप बंद करना चाहेंगे तो ये जो लेयर है ये इसको प्रोटेक्ट करेगी और ये जलने से रोकेगी। अब जलाने से पहले हमें इस लेयर को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। तो इस लेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं। सैंड पेपर, इसको हम लेड मार्क भी बोलते हैं। लेड मार्क से हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद हम इसको जलाते हैं। जलाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक बर्नर का यूज करते हैं। जब हम मैग्नीशियम के लेवल को जलाएंगे तो हमको यहाँ पर एक व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। कैसी लाइट मिलेगी बेटा? डेजलिंग व्हाइट लाइट, चमचमाती सी लाइट, एकदम दूधिया प्रकाश आपको मिलेगा वहां पर देखने को। ये लाइट इतनी तेज होती है कि अगर आपने अपनी आंखों पर चश्मा यूज नहीं किया या स्पेक्टेकल्स यूज नहीं किए तो आपकी आंख के अंदर जो रेटिना होता है वो डैमेज हो सकता है। देखिए जब हम इस मैग्नीशियम लेवल को बंद करेंगे, बर्नर की हेल्प से जलाएंगे, तो इसमें एक व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। ये लाइट बहुत ही तेज होती है, एकदम दूधिया प्रकाश होता है। अब इतनी तेज लाइट जब किसी की आंखों के अंदर जाएगी तो उसकी आंखों के अंदर का रेटिना डैमेज हो सकता है। इसलिए जब एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी आंखों पर एक चश्मे का उपयोग करें। कोई स्पेक्टेकल जरूर यूज करें उस टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये भी आपको सलाह दी जाती है कि इस एक्सपेरिमेंट को आप टीचर के असिस्टेंस में करें। तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट इसको अकेले परफॉर्म करने की कोशिश बिल्कुल ना करे, क्योंकि इसमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो काफी तेज लाइट होती है और ये लाइट अगर किसी की आंखों के अंदर चली गई तो उसका रेटिना डैमेज हो सकता है। ठीक है, देखिए इसके बाद जब आप इसको जलाओगे, जलाने के बाद आपको एक व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद आपको एक व्हाइट पाउडर मिलेगा जिसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखें मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, यानी इसको जलाने से पहले हमें इसको सैंड पेपर से इसके ऊपर की जो ऑक्साइड और कार्बोनेट की लेयर होती है उसको हटाना पड़ता है। इसलिए इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाई मैग्नीशियम लेवल इज क्रिएटेड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो हमको आंसर देना है कि मैग्नीशियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल which reacts with the oxygen and carbon dioxide present in the atmosphere and forms the layer of oxides and carbonate which prevent its burning. So first of all we must remove the layer of oxides and carbonates with the help of sandpaper so that we could burn this magnesium level. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी 1.1 जिसमें हमने मैग्नीशियम लेवल के बर्निंग के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।